सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई नो थोड़ा लेट हूँ, लेकिन सिंस आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोस इतनी पसंद आ रही है तो फिर मैं नहीं चाहता कि मैं इन्हें हड़बड़ाहट में या फिर जल्दबाजी में बनाकर कैसे भी करके जल्दी से जल्दी डाल दूं। ना, मैं टाइम ले रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वालिटी आपको दे सकूं। ऊपर से अब मैंने उन्हीं चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोस के शॉर्ट्स भी डालने चालू कर दिए हैं ताकि ऑब्वियसली रीच भी और ज्यादा बढ़ पाए और हम ज्यादा से ज्यादा पॉटर हेड्स को अपने चैनल के साथ जोड़ सके। लेकिन इसके अलावा अगर हमें इस मैजिकल लेगेसी चैनल को जिंदा रखना है तो मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हमें जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। तो फिर अगर वीडियो पसंद आ जाए तो फिर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप सब कुछ कर देना यार। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है तो फिर यहाँ पर भी मुझे फॉलो जरूर कर देना ताकि मैं यहाँ के अपडेट्स वहां पर बता सकूं। बाकी इसके अलावा इंट्रो को और लंबा ना खींचते हुए लेट्स रिज्यूम द जर्नी। 1 साल तक हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र के विद्यालय में पढ़ने के बाद हैरी पॉटर अब वापस डर्जलीज के यहाँ पर अपनी गर्मियों की छुट्टियों को जैसे तैसे काट रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है डर्जलीज अब उसे लेकर और भी ज्यादा कठोर हो चुके थे। उन्होंने हैरी के कमरे को लिटरली एक कैद खाना बना दिया था, क्योंकि 31 जुलाई के दिन, जिस दिन हैरी का बर्थडे भी था, अंकल वर्निन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा करने वाले थे। लेकिन एक अनजान घरेलू जिन डॉबी के आने से सब कुछ बिगड़ गया, क्योंकि पहले तो उसने हैरी के सारे दोस्तों के खतों को पूरी छुट्टियों के दौरान छुपाए रखा और वो नहीं चाहता था कि हैरी इस साल हॉगवर्ट्स में वापस लौटे, क्योंकि उसके हिसाब से एक बड़ी साजिश बुनी जा रही है। ऊपर से डॉबी ने मिस्टर एंड मिसेस मनसन के सामने कुछ ऐसा किया जिसके चलते अंकल वर्निन अपने सौदे से हाथ धो बैठे और इसी के चलते उन्होंने हैरी को ना ही सिर्फ उसके कमरे में बंद कर दिया बल्कि अब वो उसे भूखा रखते हुए टॉर्चर करने लगे थे। वही अंकल वर्निन ने अब ये ठान ली थी कि अब हैरी हॉगवर्ट्स में दोबारा नहीं जाएगा। जो अपनी इसी डिप्रेसिंग हालत में आधी रात के दौरान हैरी को खिड़की के बाहर एक कार उड़ती हुई दिखाई दी, जिसके अंदर कोई और नहीं बल्कि था रॉन वीजली। चैप्टर 3 द ब्यूरो। रॉन, हैरी आगे बढ़ते हुए खिड़की के नजदीक गया ताकि वो जो देख रहा है उस पर यकीन कर पाए। रॉन, लेकिन तुम कैसे? कुछ ही पलों में हैरी जो देख रहा था उसे समझकर वो पूरी तरीके से हैरान हो गया, क्योंकि उसकी खिड़की के बाहर एक कार हवा में तैर रही थी, जिसके अंदर पीछे वाली सीट के ऊपर अपने ढीले ढाले लेकिन लंबे शरीर और अपने लंबे बालों के साथ गालों पर झुर्रिया होने वाला लंबी नाक के साथ रॉन वीजली बैठा हुआ था, जो अब बस खिड़की के बाहर से झांकते हुए हैरी को देखकर हल्का सा मुस्कुरा रहा था। वहीं पर आगे की सीट के ऊपर 2 जुड़वा भाई फ्रेड और जॉर्ज वीजली बैठे हुए थे, जिनके बाल भी अपने भाई रॉन की तरह लाल और चमकदार थे। हालांकि बड़े होने के बावजूद कहीं न कहीं उनकी हाइट रॉन के मुकाबले इस साल भी कम नजर आ रही थी। कैसे हो हैरी? आखिरकार चल क्या रहा है? मैंने तुम्हें 12 बार अपने घर आने के लिए मैसेज भेजा था, पर फिर डैड ने मुझे बताया कि मुगलों के सामने जादू करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक ने तुम्हें चेतावनी भेजी है। आखिर चल क्या रहा है? वो मैं नहीं था, लेकिन उन्हें ये कैसे पता चला? वो मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में काम करते हैं। पर वो छोड़ो, तुम जानते तो हो कि हमें स्कूल के बाहर मंत्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हैरी ने खिड़की के बाहर झूलती हुई कार को देखकर कहा, ये तुम बोल रहे हो? ओह, इसे मत गिनो, हमने ये कार बस उधार ली है। ये डैड की कार है, हमने इस पर जादू नहीं किया। लेकिन तुम जिन मुगलों के साथ रहते हो उनके सामने जादू करना, मैंने तुमसे कहा ना, मैंने जादू नहीं किया। पूरी बात समझाने में वक्त लगेगा। देखो, क्या तुम हॉगवर्ट्स में जाकर ये बता सकते हो कि मेरे अंकल और आंटी ने मुझे ताले में बंद करके रखा है और वो मुझे वापस लौटने नहीं दे रहे हैं? जाहिर है मैं खुद को जादू से बाहर नहीं निकाल सकता, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक को लगेगा कि मैंने 3 दिनों में दूसरी बार मंत्रों का इस्तेमाल किया है। क्या इसलिए? ओ कम ऑन, फालतू की बातें मत करो। हम तुम्हें अपने साथ घर ले जाने के लिए आए हैं, लेकिन तुम भी मुझे जादू से बाहर नहीं निकाल सकते ना। हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद तुम भूल रहे हो कि मेरे साथ कौन है। तभी फ्रेड ने एक रस्सी का छोर हैरी की तरफ उछालते हुए कहा, इसे बस बार्स में बांध दो। हैरी ने उस रस्सी को बार्स में बांधते हुए कहा, अगर डर्जलीज जाग गए तो वो मुझे जान से मार देंगे। चिंता मत करो, बस थोड़ा पीछे हट जाओ। हैरी पीछे की ओर बढ़ते हुए हेडविग के पास जाकर खड़ा हो गया। वही हेडविग भी अब कहीं न कहीं समझ चुकी थी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, इसलिए वो भी उन्हें बस शांति से घूरती रही। फ्रेड ने गाड़ी को रेस देते हुए उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि इसके चलते अब शोर इतना हो रहा था कि एक बड़े से धमाके के साथ वो बार्स खिड़की से अलग हो गए। हैरी तुरंत ही बेडरूम के दरवाजे पर कान लगाते हुए सुनने की कोशिश कर रहा था कि कहीं डर्जलीज जाग तो नहीं गए, पर कहीं न कहीं वो शायद कुछ ज्यादा ही गहरी नींद में थे, जिसके चलते उनके आने की आवाज हैरी को नहीं आई। वहीं पर दूसरी तरफ रॉन उन हवा में लटके हुए आधे बार्स के टुकड़ों को रस्सी के सहारे कार में ऊपर खींच रहा था। बार्स के टुकड़े ऊपर आते ही फ्रेड ने गाड़ी को पीछे लेते हुए बेडरूम की खुली खिड़की से चिपका दिया। चलो
अंदर आ जाओ, लेकिन मेरा हॉगवर्ट्स का सामान, मेरी छड़ी, मेरी जादुई झाड़ू कहाँ रखा है? वो सब सीढ़ी के नीचे वाले कमरे में बंद है और मैं इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकता। कोई दिक्कत नहीं, रास्ते से हट जाओ हैरी। फ्रेड और जॉर्ज बड़ी सावधानी से खिड़की से अंदर आ गए। जब जॉर्ज एक साधारण हेयर पिन से ताला खोलने की कोशिश करने लगा, तब हैरी ने सोचा कि इन लोगों की हिम्मत को तो मानना पड़ेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मुगलों की ये तरकीब सीखना समय की बर्बादी है, लेकिन हमें लगता है कि ये एक कला है जिसे सीखना बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि इसमें समय ज्यादा लगता है। हम जाकर तुम्हारा संदूक ले आते हैं, तब तक तुम कमरे से अपना सारा सामान बटोर कर रॉन को दे दो। सबसे नीचे वाली सीढ़ी से संभाल के जाना, वो आवाज करती है। हैरी तुरंत ही कमरे के चारों ओर भागा और उसने सारा सामान जमा करते हुए रॉन को दे दिया। वही अगले ही पल वो फ्रेड और जॉर्ज के साथ अपने संदूक को सीढ़ियों से ऊपर लाने के लिए मदद करने लगा, जिसके बीच उसने अंकल वर्निन की खांसी की आवाज भी सुनी। लेकिन जैसे तैसे वो संदूक को कमरे से होते हुए खिड़की के पास ले आए। जहाँ फ्रेड तुरंत ही कार में छलांग लगाते हुए रॉन के साथ संदूक को खींचने लगा। धीरे धीरे संदूक खिड़की के बाहर खिसकने लगा। हालांकि हैरी ने अंकल वर्निन की खांसी की आवाज एक बार फिर से सुनी। थोड़ा सा, बस एक और जोरों का झटका। हैरी और जॉर्ज ने अपने कंधों का पूरा जोर लगाया। जहाँ जैसे तैसे वो संदूक फाइनली कार की पीछे वाली सीट के ऊपर जा बैठा। ठीक है, चलो। हालांकि जैसे ही हैरी खिड़की के ऊपर चढ़ा, अचानक पीछे से उल्लू की जोर की चीखें सुनाई दी। ये बेहुदा उल्लू! अरे नहीं, मैं हेडविग को तो भूल ही गया था। जब तक हैरी हेडविग के पास वापस आया, तब तक बाहर का बल्ब जल चुका था। उसने तुरंत ही हेडविग के पिंजरे को भागते हुए रॉन को थमा दिया। तभी अंकल वर्निन ने ताले पर जोर से हथौड़ा मारते हुए सारे तालों को तुरंत ही तोड़ दिया। एक पल के लिए तो अंकल वर्निन को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उसके तुरंत बाद वो मानो किसी खुले सांड की तरह हैरी के ऊपर झपक पड़े और उन्होंने उसके पैरों को पकड़ लिया। वहीं पर रॉन, फ्रेड और जॉर्ज हैरी के हाथों को पकड़ते हुए अपनी पूरी ताकत से उसे खींचने लगे। पिटूनिया! वो भाग रहा है, वो भाग रहा है! वीजली भाइयों ने एक आखिर का जोर का झटका दिया, जिसके चलते हैरी वर्निन के चंगुल से आजाद हो गया। वो तुरंत ही अंदर आया और उसने कार का दरवाजा बंद कर लिया। गाड़ी भगाओ फ्रेड! जहाँ इसी के साथ कार अब चांद की ओर बढ़ने लगी। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था कि अब वो आजाद है। उसने कार की खिड़की को नीचे किया ताकि वो खुले आसमान को महसूस कर पाए। उसने पीछे मुड़ते हुए प्रिवेट ड्राइव के छोटे छोटे होते जा रहे घरों की ओर देखा, जो कि अब अंकल वर्निन, आंट पिटूनिया और डडली उसे मुंह फाड़ कर देख रहे थे। अगली गर्मियों में मिलेंगे। सारे वीजली भाई हंसने लगे, जिसी के साथ हैरी भी आराम से अब सीट के ऊपर बैठ गया। हेडविग को बाहर निकाल दो, वो हमारे साथ पीछे उड़ सकती है। उसे एक जमाने से अपने पंखों को फैलाने का मौका नहीं मिला। जॉर्ज ने रॉन को वो हेयर पिन दे दी, जिसके तुरंत बाद हेडविग अब खुशी से बाहर उड़ रही थी। वो मानो इतनी खुश हो चुकी थी कि मानो किसी भूत की तरह हवा में तैर रही थी। तो अब पूरी कहानी सुनाओ हैरी, क्या हुआ था? हैरी ने उन्हें डॉबी के साथ साथ पुडिंग को लेकर हुआ पूरा हादसा बताया। हालांकि जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, कार में मानो पूरी तरीके से खामोशी छा गई। बड़ा अजीब मामला है, जरूर कोई चाल है हैरी। तो उसने तुम्हें बताया नहीं कि ये साजिश कौन कर रहा है? मुझे नहीं लगता कि वो बता सकता था। मैंने तुमसे कहा ना, जब भी वो कोई जरूरी बात बताने वाला होता था, तब वो दीवार पर अपना सर पटकने लगता था। क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझसे झूठ बोल रहा था? इसे इस तरह देखो हैरी, घरेलू जिन्नों के पास जादू की काफी शक्ति होती है, लेकिन आमतौर पर वो अपने मालिकों की मर्जी के बिना उसका इस्तेमाल नहीं करते। मेरा अंदाजा है कि डॉबी को तुम्हारे पास भेजा गया था ताकि तुम हॉगवर्ट्स में वापस ना लौटो। किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है क्या? स्कूल में कोई तुम्हारा दुश्मन है? हाँ, ड्रेको मैलफॉय। वो मुझसे नफरत करता है। ड्रेको मैलफॉय लूसियस मैलफॉय का बेटा तो नहीं? वही होगा, ये कॉमन नाम नहीं है। क्यों? मैंने डैड को उसके बारे में बातें करते हुए सुना था। वो तुम जानते हो कौन का बहुत बड़ा वफादार है हैरी। हालांकि जब तुम जानते हो कौन गायब हो गया, तब लूसियस मैलफॉय ये कहते हुए वापस लौटा कि उसे गलत समझा गया था। फालतू की बकवास। डैड का मानना है कि वो तुम जानते हो कौन के करीबियों में से एक था। हैरी ने मैलफॉय फैमिली को लेकर ये अफवाहें पहले भी सुनी थी। जब उसे सुनकर जरा सी भी हैरानी नहीं हुई। ड्रेको मैलफॉय के सामने डडली डर्सली एक दयालु, विचारशील और संवेदनशील बच्चा नजर आता था। मैं नहीं जानता कि मैलफॉय परिवार के पास कोई घरेलू जिन है भी या नहीं। देखो, उसका जो भी मालिक होगा वो कोई पुराना जादुई परिवार ही होगा या बहुत अमीर होगा। हाँ, माँ भी हमेशा कहती है कि कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए काश हमारे पास भी कोई घरेलू जिन होता, लेकिन हमारे पास तो बस अटारी में गंदा बूढ़ा पिशाच है और बगीचे में बौने। घरेलू जिन पुरानी जहांगीरों और महलों जैसी जगह पर रहते, वो हमारे घर जैसी जगह पर नहीं मिल सकते। हैरी खामोश था, क्योंकि ड्रेको मैलफॉय के पास आमतौर पर सारी चीजें एकदम बेहतरीन होती थी और उसका परिवार
परिवार भी बहुत अमीर था, इसीलिए वो ये सोच सकता था कि मैल्फॉय एक बड़े से महल में अकड़ के साथ चल रहा है। हैरी के हॉगवर्ट्स में वापस ना आने के लिए ऐसी बचकानी हरकत वही कर सकता था। हैरी इतना बेवकूफ था कि उसने डॉबी की बातों को इतना सीरियसली ले लिया। खैर, चाहे जो भी हो, हमें खुशी है कि हम तुम्हें लेने के लिए समय पर आ गए। जब तुमने एक भी खत का जवाब नहीं दिया तब मैं बहुत फिक्र करने लगा था हैरी। मुझे पहले लगा कि ये एरल की गलती है। एरल कौन है? हमारा उल्लू। वो बहुत बूढ़ा हो गया है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब वो खत नहीं पहुंचा पाया है, इसलिए मैंने हर्मिस को भी उधार लेने की कोशिश की। किसको? अरे उसी उल्लू को जिसे मॉम और डैड ने पर्सी को प्रीफेक्ट बनने की खुशी में खरीद के दिया था, लेकिन पर्सी ने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे उसकी जरूरत थी। पर्सी इन दिनों कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रहा है। वो इन दिनों कुछ ज्यादा ही चिट्ठियां भेज रहा है और ज्यादातर समय अपने कमरे में बंद रहता है। मेरा मतलब, आखिरकार कोई अपने प्रीफेक्ट बैच को कितनी बार ही पॉलिश कर सकता है? तुम पश्चिम की ओर कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो फ्रेड। क्या तुम्हारे डैड जानते हैं कि तुम उनकी कार लेकर आए हो? अरे नहीं, उन्हें रात को ऑफिस में काम था। उम्मीद है कि हम इसे छुपके से गैरेज में पार्क कर देंगे और माँ को भी पता नहीं चलेगा कि हमने कार उड़ाई थी। वैसे तुम्हारे डैड मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में काम क्या करते हैं? वो सबसे बोरिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, मगलू वस्तु दुरुपयोग विभाग में। किसमें? इसका संबंध जादूगरों के द्वारा मगलुओं की चीजों पर जादू करने से है, ताकि वो बाद में कभी गलती से मगलुओं की दुकान में या फिर घर में ना पहुंच जाए। जैसे पिछले साल एक बूढ़ी जादूगरनी मर गई, लेकिन उसका टी सेट मगलुओं की दुकान में पहुंच गया। एक मगलू महिला ने उसे खरीद लिया और वो उसे अपने घर ले गई और उसके जरिए अपने दोस्तों को चाय पिलाने लगी। ये एक बुरे सपने की तरह था। डैड को कई हफ्तों तक ओवर टाइम करना पड़ा, लेकिन हुआ क्या था? वो केटली बेकाबू हो गई और उसने उबलती हुई चाय हर तरफ फैला दी। ऊपर से एक आदमी को तो हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा क्योंकि शुगर क्यूब उठाने वाले चिमटे ने उसकी नाक को कसकर पकड़ लिया। डैड को बहुत काम करना पड़ा क्योंकि ऑफिस में वो और बूढ़े परकिंसी थे, जिन्हें इस मामले को दबाने के लिए याददाश्त मिटाने के मंत्र पढ़ने पड़े और बाकी सारी चीजें करनी पड़ी। लेकिन तुम्हारे डैड ये कार डैड मोगलुओं की हर चीज के दीवाने हैं हैरी। हमारा गराज मोगलुओं की चीजों से भरा पड़ा है। वो उनका पुर्जा खोलकर उनके ऊपर मंत्र पढ़ते हैं और उन्हें बाद में वापस जोड़ देते हैं। अगर वो खुद के घर पे छापा मार दे तो उन्हें खुद को ही अरेस्ट करना पड़ेगा। इस बात को लेकर माँ तो पागल हो जाती है। वो रहा मेन रोड, हम वहाँ 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। चलो सही है, उजाला भी होने वाला है। हम गांव से बस कुछ ही दूरी पर है। वैसे गांव का नाम है ओटेरी सेंट कैटपोल। उड़ने वाली कार अब धीरे धीरे नीचे उतर गई। चमकते लाल सूरज की किरणें पेड़ों के बीच में से अब चमक रही थी। एक हल्के से झटके के साथ वो टूटे फूटे गैरेज के पास उतर गए, जिसी के साथ हैरी ने पहली बार रॉन के घर को देखा। ये दिखने में ऐसा था मानो किसी पुराने सुअर के पत्थर का तबेला हो, जिसके ऊपर बाद में जितने हो सके उतने कमरे बनाए गए थे, तब तक जब तक ये कहीं मंजिल ऊंचा ना हो गया। ये घर इतना टेढ़ा था मानो बस किसी ने इसे जादू की शक्ति के साथ पकड़ के रखा हो। 4-5 धुएं में लिपटी हुई चिमनियां लाल छत के ऊपर थमी हुई थी। वही एंट्रेंस पर एक टेढ़ा साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था द ब्यूरो। घर के ठीक बाजू में वेलिंगटन जूतों का ढेर लगा हुआ था। वहीं पर एक मोटी पुरानी जंग लगी हुई कढ़ाई रखी गई थी, जिसी के साथ कई सारी मोटी मुर्गियां गार्डन में चोंच मारते हुए घूम रही थी। कुछ खास नहीं है, पर घर है। ये बहुत बढ़िया है। अब हमें बिल्कुल चुपचाप ऊपर की मंजिल पर जाना है और इंतजार करना है कि कब माँ हमें नाश्ते के लिए बुलाए। फिर रॉन, तुम सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आना और कहना, देखो माँ, रात को कौन आया है। फिर वो हैरी को देखकर खुश हो जाएगी और किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हमने कार उड़ाई थी। ठीक है, चलो हैरी, मेरा कमरा वहाँ है। हालांकि उसका इतना कहते ही उसके चेहरे से रंग उड़ गया, क्योंकि गार्डन की मुर्गियों को तितर बितर करते हुए मिसेस वीजली सामने से चलकर आ रही थी। लेकिन खास बात तो ये थी कि नाटी और मोटी और दयालु चेहरे वाली ये महिला इस समय किसी खूंखार शेरनी की तरह नजर आ रही थी। मॉली वीजली का चेहरा मानो अब अपने बालों की तरह ठीक लाल हो चुका था। जहाँ वो जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, वैसे ही तीनों वीजली भाइयों की घबराहट बढ़ने लगी। शिट, ओह डियर। तो गुड मॉर्निंग मॉम। तुम्हें पता भी है मैं कितनी चिंता कर रही थी। सॉरी माँ, मगर हमें करना पड़ा। बिस्तर खाली, कोई चिट्ठी नहीं, कार गायब, तुम्हें कुछ भी हो सकता था। मैं फिक्र के मारे पागल हो रही थी, लेकिन तुम्हें जरा भी परवाह है भी? जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं चलेगा। बस थोड़ी देर जरा ठहरो, तुम्हारे डैड को आने दो। हमें कभी भी बिली, चार्ली या पर्सी के साथ ऐसी दिक्कत नहीं हुई। परफेक्ट पर्सी। हाँ, तो पर्सी से तुम कुछ अच्छा भी तो सीख सकते हो। तुम्हारी जान जा सकती थी, तुम्हें कोई देख लेता तो तुम्हारे पिता की नौकरी जा सकती है। ऐसा लगा कि उनकी डांट घंटों तक चली। चिल्ला चिल्ला कर जब उनका गला बैठ गया, तब कहीं जाकर वो हैरी की ओर मुड़ी, जो वीजली भाइयों के पीछे अब दुबक गया था। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई हैरी, आओ
अंदर आओ, नाश्ता कर लो। जिसके साथ वो पलटकर अंदर चली गई। वही हैरी घबराते हुए रॉन की ओर देखने लगा, लेकिन रॉन ने अपना सर हिलाते हुए उसे अंदर जाने के लिए कहा। उनका किचन काफी छोटा था और उसके अंदर जगह भी बहुत कम थी। ठीक बीच में लकड़ी से बनी हुई टेबल और कुर्सियां रखी हुई थी। हैरी चारों तरफ देखते हुए एक कुर्सी पर बैठ गया। वो इससे पहले कभी भी किसी जादूगर के घर पे नहीं आया था। दीवार पर एक घड़ी लटकी हुई थी जिसमें बस एक ही कांटा था और कोई नंबर्स भी नहीं थे, बल्कि उसके किनारे पर इस तरीके की कुछ बातें लिखी हुई थी, जैसे चाय बनाने का समय, मुर्गियों को दाना डालने का समय और तुम्हें देर हो गई है। ऊपर की लाइनों में कई सारी किताबें एक के बाद एक लगी हुई थी। हालांकि उन किताबों के नाम भी कुछ अजीब ही थे, जैसे अपने खुद के बनाए गए चीज पर जादू करे, एन्चेंटमेंट इन बेकिंग और 1 मिनट में दावत जादू से। वहीं पर सिंह के पास रखा हुआ एक पुराना रेडियो चिल्ला पड़ा, जादूगरनियों का फरमाइशी कार्यक्रम जल्द ही पेश होने वाला है, जिसमें आज लोकप्रिय जादूगरनी कैलेस्टिना वॉरबेक गाएंगी। मिसेस वीजली चारों तरफ हड़बड़ाहट में नाश्ता बना रही थी। अपने बेटों को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने फ्राइंग पैन में कबाब डाल दिए। वहीं पर रह रहकर वो कुछ ऐसी बातें पुटपुटा रही थी। नहीं जानती थी कि तुम्हारे ऐसे इरादे थे, कभी इस पर यकीन नहीं किया होता। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटे। इतना कहते हुए उसने हैरी की प्लेट में 8 से 9 कबाब डाल दिए। आर्थर और मैं भी तुम्हें लेकर परेशान थे। अभी पिछली रात को ही हम बातें कर रहे थे कि अगर तुम शुक्रवार तक रॉन की चिट्ठी का जवाब नहीं दोगे तो हम खुद तुम्हें लेने आएंगे, लेकिन ये तो हद ही हो गई। इतना कहकर ही मॉली ने हैरी की प्लेट में 3 और तले हुए अंडे परोस दिए। एक गैर कानूनी कार को उड़ाते हुए आधे देश की सैर करना कोई भी तुम्हें देख सकता था। मॉली ने बड़े ही आम तौर से अपनी छड़ी को सिंक में रखे गए बर्तनों की तरफ घुमाया, जिसके चलते बर्तन अपने आप ही साफ होने लगे। मौसम कुछ साफ नहीं था माँ, खाते समय अपना मुंह बंद रखो। लेकिन मॉम, वो उसे भूखा रखते थे, तुम भी खामोश रहो। लेकिन इतना सुनते ही वो भावुक हो गई और वो हैरी के लिए ब्रेड काट कर उस पर मक्खन लगाने लगी। लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज हुई जिसके चलते बातचीत का विषय पूरी तरीके से बदल गया। दरअसल एक लाल बालों वाली छोटी सी लड़की अपने नाइट ड्रेस में किचन में आ गई, लेकिन तुरंत ही चीखते हुए वहाँ से बाहर भाग गई। जिनी मेरी बहन है, पूरी गर्मियों में बस तुम्हारे बारे में बात करती रही। हाँ हैरी, उसे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए होगा। हालांकि ये कहते ही फ्रेड ने अपनी माँ की आंखों में देखा, जिसके बाद नाश्ता होने तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा। ओके, अब मैं थक गया हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे बस थोड़ा सो जाना चाहिए। तुम नहीं सोओगे, तुम अपनी गलती की वजह से सारी रात जागे हो। तुम आज रात गार्डन के बोनों का सफाया करोगे। वो फिर हाथ से निकलते जा रहे हैं। लेकिन मॉम, और तुम दोनों भी। और हैरी, तुम सोने जा सकते हो बेटे। तुमने इनसे उस कमबख्त कार को उड़ाने के लिए नहीं कहा था। लेकिन हैरी को भी कहीं न कहीं नींद नहीं आ रही थी। नहीं, मैं भी रॉन की मदद करना चाहूंगा, और वैसे भी मैंने कभी बोनों का सफाया होते हुए नहीं देखा है। मदद करने का तुम्हारा इरादा बहुत अच्छा है बेटे, लेकिन ये काफी थका देने वाला काम है। चलो देखते हैं इस विषय पर लॉकहार्ट का क्या कहना है। माँ, हमें पता है कि गार्डन के बोनों का सफाया कैसे किया जाता है। हैरी ने मिसेस वीजली के हाथों में पकड़ी गई एक किताब का कवर देखा, जिसके ऊपर चमकदार सुनहरे अक्षरों में ये शब्द लिखे हुए थे, गिल्डरॉय लॉकहार्ट, गाइड टू हाउस होल्ड पेट्स। जिसके ठीक आगे एक बहुत बड़ी तस्वीर बनी हुई थी, जिसमें उड़ते हुए सुनहरे बालों और चमकदार नीली आंखों वाला एक बहुत ही आकर्षित कर देने वाला जादूगर था। और जैसा कि जादुई दुनिया में हमेशा होता है, वो तस्वीरें हिल रही थी। हैरी तुरंत ही समझ गया कि यही लॉकहार्ट होगा, जो कि अब सभी की ओर देखते हुए आंख मार रहा था। वहीं पर मिसेस वीजली अब उसे देखकर खुश हो रही थी। बड़े कमाल के जादूगर है ये, घरेलू पेट्स के बारे में वो सब कुछ जानते हैं। सच में इस किताब का जवाब नहीं। माँ लॉकहार्ट की बहुत बड़ी फैन है। जा इसे सुनते ही मिसेस वीजली के गाल गुलाबी हो गए। बेवकूफों की तरह बातें मत करो। अच्छा ठीक है, तुम सोचते हो कि तुम्हारे अंदर लॉकहार्ट से ज्यादा ज्ञान है, तो तुम जाओ और ये काम करके बता दो, क्योंकि जब मैं गार्डन में देखने आऊंगी तब अगर मुझे वहाँ पर एक भी बोना मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। उबासी लेते हुए सारे वीजली भाई हैरी के साथ वहाँ से निकल गए। गार्डन सच में बहुत बड़ा था, जहाँ हैरी के मुताबिक ये गार्डन ठीक वैसा ही था जैसा उसे होना चाहिए। हालांकि डर्जलीज को ये पसंद नहीं आया होता, क्योंकि इसके अंदर काफी अलग अलग किस्म की उगाई थी और घास भी बहुत बड़ी हो चुकी थी। वही इसकी दीवारों के चारों तरफ गांठदार पेड़ थे। हर जगह पर पौधे लगे हुए थे, जिन्हें हैरी ने पहले कभी भी नहीं देखा था। वही वहाँ पर मेंढकों से भरा हुआ एक हरा तालाब भी था। क्या तुम जानते हो मोगलुओं के गार्डन में भी बोने होते हैं? हाँ, मैंने उन चीजों को देखा है जिन्हें मोगलू बोना समझते हैं। रॉन ने एक झाड़ी में अपना सर डालते हुए कहा, जैसे क्रिसमस के समय मकड़ी पकड़ने वाली छड़ी जैसे मोटे और नाटे पेड़। जोर से हाथापाई की आवाज आई, जिसके चलते रॉन तुरंत ही पेड़ से बाहर आते हुए खड़ा हो गया। ये बोना है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये बोना क्रिसमस के समय उगने वाले पौधों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं था। ये दिखने में छोटा और चमड़े जैसा था, जिसका बड़ा और गंजा सिर बिल्कुल आलू की तरह था। रॉन ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया था, जहाँ उससे छुटकारा पाने के लिए बोना अपने पैरों से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। रॉन ने उसे पैरों के तले उठाए उल्टा पकड़ लिया। यही करना पड़ता है। मुझे छोड़ दो।
जहाँ रॉन अब उसे उल्टा ही गोल गोल घुमाने लगा, जिसे देखकर हैरी के तो होश ही उड़ गए। ना ना, इससे इन्हें चोट नहीं पहुंचती, आपको बस उन्हें सचमुच का चकराना होता है ताकि वो दोबारा अपने बिल का रास्ता खोज न सके। इतना कहकर ही उसने बोने को तकरीबन 20 फीट हवा में उछाल दिया, जिसके चलते वो बोना उस पार मैदान में जाकर गिरा। छह, कुछ खास नहीं था, मैं शर्त लगा सकता हूँ, मेरा बोना इससे भी दूर जाकर गिरेगा। हैरी ने जल्दी सीख लिया कि उसे बोनों को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हैरी ने पहला बोना पकड़ा तब उसने तय किया कि वो बस उस बोने को मैदान के उस पार ढकेल देगा। लेकिन इसे लेकर बोने ने हैरी की कमजोरी भांप ली और उसने अपने ब्लेड की तरह नुकीले दांत हैरी की उंगली में गड़ा दिए। हैरी ने उसे अपने से दूर करने की बहुत कोशिश की, तब तक जब तक उसने ये आवाज नहीं सुनी। क्या बात है हैरी, ये तो कम से कम 50 फीट दूर गया होगा। हवा जल्द ही उड़ते हुए बोनों से भर गई। देखो, इनमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती, जॉर्ज ने एक साथ 5-6 बोनों को पकड़ते हुए कहा। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बोनों का सफाया हो रहा है तो वो ये देखने के लिए अपने बिल से बाहर निकल आते हैं। अब तक तो उन्होंने अंदर रहना सीख लेना चाहिए था। जल्द ही मैदान में उस पार गिरे हुए बोने अलग अलग लाइन बनाकर दूर जाने लगे। उनके कंधे झुके हुए थे। जब वो मैदान से सारे बोनों को गायब होते हुए देख रहे थे तब रॉन ने कहा, वो दोबारा लौट आएंगे, उन्हें ये जगह बहुत पसंद है। डैड उन्हें लेकर काफी नरम है, उन्हें बोने बहुत मजेदार लगते हैं। जब उसका इतना कहते ही अगला दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। वो आ गए हैं, डैड घर पे वापस आ चुके हैं। सभी लोग गार्डन से तेजी से भागते हुए घर में घुस गए। मिस्टर वीजली अपना चश्मा उतारकर अपनी आंखें बंद करते हुए शांति से किचन की कुर्सी पर बैठे हुए थे। मिस्टर वीजली एक काफी दुबले पतले इंसान थे, वहीं पर उनके बाल मानो अब इतने कम हो चुके थे कि वो गंजे होने की कगार पर थे। हालांकि उनके सर पर जितने भी बाल बचे हुए थे वो भी ठीक अपने बच्चों के बालों की तरह लाल थे, जहाँ उनके कपड़े पूरी तरीके से मैले हो चुके थे। वहीं पर जब सारे बच्चे उनके पास बैठ गए तब वो बोल पड़े, आज बहुत काम था, कुल 9 छापे मारे भाई, 9। वहीं पर बूढ़े मंडंगस फ्लेचर ने मुझ पर तब हमला करने की कोशिश की जब मेरी पीठ उसकी तरफ थी। मिस्टर वीजली ने चाय की एक लंबी चुस्की ली। तो कुछ मिला डैड? नहीं, मुझे बस कुछ सिकुड़ने वाली चाबियां और एक काटने वाली केटली मिली। कुछ बहुत जरूरी सामान भी था, मगर वो मेरे डिपार्टमेंट में नहीं आता। मॉर्टेल को कुछ बहुत ही अजीब से बिल्लियों को लेकर पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया गया है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि ये कमिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल चार्म्स वालों का काम है। डैड, लेकिन कोई दरवाजे की चाबियों को सिकुड़ने वाली चाबियां क्यों बनाता है? हाँ, सिर्फ मगलों को परेशान करने के लिए। उन्हें ऐसी चाबियां भेज दो जो सिकुड़ते सिकुड़ते गायब हो जाए, ताकि जब उन्हें जरूरत हो तब वो उन्हें मिले ही नहीं। जाहिर है किसी को इस बात को लेकर अपराधी साबित करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कोई मगलू कभी भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता कि उनकी चाबियां सिकुड़ रही है। वो बस ये मान के चलते हैं कि उनकी चाबियां हमेशा की तरह खो जाती है। भगवान उनका भला करे। वो जादू को नजरअंदाज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे वो उनकी आंखों के सामने क्यों ना हो रहा हो। लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे हमारे जादूगर किन किन चीजों पर जादू करते हैं, जैसे कार पर। कार? मॉली, डियर। हाँ आर्थर, कार। जरा सोच के देखो, एक जादूगर एक पुरानी जंग लगी हुई कार खरीदता है और अपनी वाइफ से कहता है कि वो बस इसके पुर्जों को अलग अलग करके देखना चाहता है कि ये किस तरह काम करती है, जबकि वो इस पर जादू करते हुए इस कार को हवा में उड़ाना चाहता है। डार्लिंग, मैं सोचता हूँ कि तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि वो ये काम कानून के भीतर रहते हुए कर रहा है। हालांकि ये बेहतर होता कि अगर वो अपनी पत्नी को सच्चाई बता देता। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि कानून में इससे बचने का एक रास्ता है? जब तक वो पति कार उड़ाने का इरादा न रखता हो तब तक ये कानून के दायरे में है, फिर चाहे उसकी कार उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार क्यों ना हो। आर्थर वीजली, जब तुमने ये कानून लिखा था तब तुमने जानबूझकर इसमें ये एक रास्ता छोड़ दिया ताकि तुम मगलुओं की चीजों पर गैरेज में उटक पटक कर सको। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, हैरी आज सुबह उसी कार से आया है जिसे उड़ाने का तुम इरादा नहीं रखते। हैरी? कौन हैरी? उन्होंने चारों तरफ देखना शुरू किया। तभी उनकी नजर हैरी के ऊपर पड़ी। हे भगवान, क्या ये हैरी पॉटर है? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटे। रॉन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। तुम्हारे बेटे कल रात कार को उड़ाकर हैरी के घर गए और उसे वहाँ से ले आए हैं। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है भला? क्या सचमुच? कैसी उड़ी कार? मेरा मतलब है ये गलत है बच्चों, तुमने बहुत गलत किया। चलो हम इन्हें आपस में मामला निपटाने देते। जब वो किचन से निकलते हुए एक ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियों के पास गए, जब वो सीढ़ियां लहराते हुए घर के ऊपर की ओर जा रही थी। तीसरी मंजिल पर एक दरवाजा आधा खुला था। हैरी को उसमें से 2 चमकदार भूरी आंखें दिखाई दी। तभी वो दरवाजा तुरंत ही बंद हो गया। जिनी, तुम जानते नहीं उसका शर्माना कितना अजीब है, क्योंकि वो आमतौर पर कभी चुपचाप नहीं रहती, जिसी के साथ वो और 2 मंजिल ऊपर चढ़ने लगे। तब तक जब तक वो एक छोटे से दरवाजे के पास नहीं पहुंचे, जहाँ उस दरवाजे का पेंट उखड़ा हुआ था। वहीं पर उसके ऊपर एक पट्टी लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था रॉन का कमरा, जिसी के साथ दरवाजा खोल
बोलते हुए रॉन और हैरी कमरे के अंदर घुस गए। वो कमरा इतने अजीब तौर से बनाया गया था कि हैरी का सर उस कमरे की छत से टकराने लगा। उसे मानो ऐसा लग रहा था कि वो किसी भट्टी में आया है, क्योंकि रॉन के कमरे में लगभग हर एक चीज नारंगी रंग में लिपटी हुई थी। बिस्तर की चादरों से लेकर दीवारें, यहाँ तक छत भी, जिसके साथ हैरी ने अंदाजा लगाया कि रॉन ने एक फटे हुए वॉलपेपर के साथ जादूगर और जादूगरनियों को ढक के रखा है, जहाँ वो सभी नारंगी कपड़े पहनकर जादुई झाड़ू पर बैठ खुशी से हाथ हिला रहे थे। तुम्हारी क्विडिच टीम द चेडली कैनन्स ये अभी लीग में 9th पोजीशन पर है। रॉन की स्कूल की मंत्रों की किताबों का ढेर एक कोने में बिखरा हुआ था। वहीं पर उसके पास काफी सारी कॉमिक्स रखी हुई थी, जैसे एडवेंचर ऑफ मार्टिन मिक्स, द मैड मगल। रॉन की जादुई छड़ी फिश टैंक के ऊपर उड़ रही थी, जहाँ उसके ठीक बगल में सूरज की किरणों में रॉन का मोटा बूढ़ा चूहा झपकी ले रहा था। हैरी ने जब खिड़की से बाहर देखा तब उसे बहुत दूर मैदान में बोनों का झुंड दिखाई दिया, जो एक एक करते हुए दोबारा गार्डन में घुसने की तैयारी में थे, जिसके साथ वो रॉन की ओर मुड़ा। लेकिन रॉन उसे पहले से ही देख रहा था। हाँ पता है, ये कमरा थोड़ा छोटा है, ये उस बेडरूम की तरह नहीं जो तुम्हारे पास उन मगलुओं के साथ रहते समय था, और मैं अटारी में रहने वाले पिशाच के सीधे नीचे रहता हूँ, जो हमेशा पाइप को जोर जोर से बजाता रहता है और चीखता रहता है। लेकिन हैरी एक लंबी सी मुस्कान के साथ बोल पड़ा, मैं जितने भी घरों में रहा हूँ ये उनमें से सबसे अच्छा है। जा ये सुनते ही रॉन के गाल पूरी तरीके से गुलाबी हो गए। थैंक यू सो मच गाइज आखिर तक बने रहने के लिए। अगर आपने एंड तक वीडियो देख लिया तो फिर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ चुकी है। अगर हाँ तो फिर क्या कर रहे हो यार, फैला दो इसे अपने पॉटर हेड दोस्तों के बीच। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करते हुए कमेंट्स में जरूर बता देना कि आपके इसे लेकर क्या ओपिनियन है। अगर आप चाहते हो कि मैं चैप्टर 4 को जल्दी से जल्दी डाल दूं तो फिर कमेंट सेक्शन में #chapter 4 जरूर लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतनी ही तेजी से मैं अगली वीडियो डाल दूंगा। और हाँ इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब कर दो यार, हमें 10,000 करने हैं, वो भी जल्दी से जल्दी। बाकी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना। एंड या मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही ब्रांड वीडियो के साथ। तब तक आप मेरी पुरानी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो। बाकी खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखना। एंड आई विल सी यू सून।